धन्यवाद सभापति महोदय। बजट आर्थिक अनुशासन का किसी भी देश और प्रदेश का एक ज़रूरी हिस्सा होता है और उसके तीसरे चरण की आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती होती है बड़े प्रदेश में घोषणाओं के बीच में और सोर्सेज के बीच में संतुलन भी एक बड़ी चुनौती है। पिछले बजट की चर्चा में कई बातों का दोहरान मैं करूंगा नहीं, लेकिन 90% घोषणाएं और 10% सोर्स, ये अपने आप में एक वानगी है कि सरकार की सोच पॉपुलिस्टिक घोषणाओं की तरफ ज़्यादा है, क्रियान्विति पे कम है। 28 जिलों की 61 घोषणाएं ऐसी थी जो ज़मीन पर उतरी नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती, कोरोना का कालखंड था, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस चुनौती से उसको रूबरू होना पड़ा। लेकिन कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों को इस बात का एश्योरेंस देती है, प्रावधान भी करती है, लेकिन ये साम्यता भी जरूरी है कि जो घोषणाएं की जाएं वो समय पर पूरी हो जाएं। माननीय सभापति महोदय, अभी राज्य के जो मौजूदा बजट था उसमें जीएसडीपी का जो अनुमान था 11,98,348 करोड़, और उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है खेती का क्षेत्र। 3 जो सेक्टर्स थे, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और खेती, इस खेती का योगदान सबसे ज़्यादा था, जो पिछली बार से बढ़ के 26.8 से बढ़ के 29.77% हुआ। लेकिन जो बजट की घोषणाएं थी वो खेती से संबंधित सेवाएं थी, उसमें पिछले बजट में 8.5% थी और अब वो घटकर 7.42% हो गई। इसी तरीके से सिंचाई जो खेती से संबंधित है, लेकिन आर्थिक प्रगति में इरिगेशन का बड़ा योगदान है। पिछली बार वो 3.28% था, इस बार 3.03% हो गया। माननीय सभापति महोदय, खेती के साथ साथ जो शहरी विकास है वो पिछले प्रावधानों के मुकाबले पिछली बार 9,391 करोड़ था और अब 8,674 करोड़ हुआ। प्रदेश की औद्योगिक रफ्तार पहले से ही कम थी। इसी तरीके से जो लगातार 3 बजट भाषण हुए, 3 अभिभाषण हुए, मैं जो समझ पाया कि किसी प्रदेश की प्रगति के कुछ मूल कारक होते हैं, वो जगह हर स्तर पर हम लोगों ने उसकी चर्चा की। खेती की मैंने चर्चा की। रोजगार किसी भी प्रदेश का एक बड़ी ऐसी मांग होती है जिसके आधार पर एक नई आबादी, नई जनरेशन किसी भी प्रदेश की प्रगति में योगदान करती है। कानून व्यवस्था ठीक होगी, शांति होगी, तो मुझे लगता है कि वो प्रदेश और ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत होती है। उस बुनियादी ज़रूरत को पूर्ति के लिए यदि आपके पास कोई रोड मैप होगा और आपकी घोषणाओं में यदि कोई साम्यता होगी, संतुलन होगा, तो आप उसको ठीक से कर पाएंगे। स्वास्थ्य के सेवाओं के क्षेत्र में हम कहते तो हैं, चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे दरवाजे पे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 सेक्टर ऐसे हैं। तो खेती से संबंधित जितनी चीज़ें थी, यहाँ पर जो चर्चाएं पहले हुई, किसी न किसी माध्यम से 3 प्रकार के जवाब मिले कि या तो प्रक्रियाधीन है, या गुण अवगुण के आधार पर फैसला होगा, या वित्तीय संसाधनों के आधार पर फैसला होगा। मैं पहले कह चुका हूँ सभापति महोदय कि 90% 10% इतना बड़ा गैप है, और जिन घोषणाओं का जिक्र किया, अभी अनेक प्रश्नों के उत्तर में भी इसका जवाब आया है। उदाहरण के तौर पर उच्च शिक्षा के कॉलेज खोले, 88 कॉलेज खुले, 23 ज़मीन पर थे। बाकी में जो बजट एलोकेशन हुआ आप देखेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके से प्रावधान उसमें बजट के थे, जो अपने आप में सरकार की आर्थिक सोच की मानसिकता बताते हैं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कुछ यक्ष प्रश्न राजस्थान की जनता के समक्ष हैं, और किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब जवाब दें तो सबसे बड़ा प्रश्न है किसानों की कर्जा माफ़ी का। राजस्थान के पूरे किसानों का ऐसे 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं। आत्महत्याएं भी हुई,
सरकार को सोचना पड़ेगा कि चाहे चरणबद्ध रूप से वो जो आश्वासन दिया गया, जो बात कही गई, वो पूरी की जाए। माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी बेरोजगारों की खेप, इसमें चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन सरकारी नौकरी पर निर्भरता और उस निर्भरता के साथ साथ उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, अभी काफ़ी चर्चाएं हो रिको और आरएफसी की। जब सरकार के संस्थानों की हालात है तो प्रदेश में स्वरोजगार को किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरियों की जो घोषणा आपने की उसको कैसे पूर्ति करेंगे, उसका कोई रोड मैप सरकार के पास है या नहीं। एक बड़ी संख्या में संविदा कर्मी आंदोलनरत हैं, उनको आपने एश्योरेंस दिया था, आपने कोई प्रावधान किया क्या कि उनका नियमितीकरण कैसे होगा। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश माना जाता था। लोग यहाँ रिहायश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, और दुनिया का तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है। और इस नाते मुझे लगता है कानून व्यवस्था पूरे दुनिया के सामने आज राजस्थान की चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। 6,14,000 मुकदमे, इसका मतलब हमारे पुलिस का मनोबल, पुलिस का संसाधन, पुलिस का आधुनिकीकरण। इसलिए आपके पास में एक ऐसा रोड मैप हो कि राजस्थान की पुलिस का, राजस्थान की इस कानून व्यवस्था का किस तरीके से हम इसको सुदृढ़ कर पाएँ, कैसे उनको आधुनिक संसाधन दें, कैसे उसकी नफरी बढ़ाएं, ताकि एक शांतिपूर्ण प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं भी कोई देखेगा तो इस बात को जिक्र जरूर करेगा। माननीय सभापति महोदय, जिस पॉपुलिस्टिक मांग की बात मैं कर रहा हूं, आप भी उससे वाकिफ हैं। स्कूलों की घोषणा होती है, लेकिन राजस्थान के हजारों स्कूल आज ऐसे हैं जिन पर बिजली नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे 30 किलोमीटर के पेरिफेरी में कई स्कूल्स में आज भी बच्चियों के टॉयलेट्स की डिमांड होती है। यानी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रोडमैप क्या है, घोषणा तो कर दी आपने, लेकिन वो पूरा कैसे होगा। कॉलेजेस की घोषणा कर दी, वो पूरे कैसे होंगे। और इसी तरीके से स्वास्थ्य की सेवाओं को, अभी आपने कहा कि एमएलए लैट से 1-1 करोड़ रुपए देंगे, दे देंगे, लेकिन सरकार क्या देगी। अभी हमारे माननीय सदस्य अच्छा भाषण दे रहे थे, लेकिन केंद्र पर तोहमत तो जरूर लगा दी, लेकिन पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से संबल देने का जो काम केंद्र की सरकार करती है, और ये ताज़ा आंकड़े हैं, लगभग 42% जो पैसा सरकार को मिलेगा वो केंद्रीय हस्तांतरण के रूप में मिलेगा। इसलिए केवल तोहमत लगाने से नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार के अपने सोर्सेज क्या हैं, घोषणाएं तो बहुत हुई हैं। इसलिए शिक्षा को और स्वास्थ्य को निजीकरण की तरफ धकेलने की बजाय सरकार इसकी जिम्मेवारी ले, क्योंकि हम प्राइवेट निजीकरण की तरफ देखते हैं सरकारी अस्पताल के मुकाबले, तो गरीब आदमी जाएगा कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न आज खड़ा हुआ है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की इस व्यवस्था को ठीक करने के हिसाब से पर्यटन एक संभावनाओं का क्षेत्र है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि केरल जैसा छोटा प्रदेश केवल टूरिज्म का एम्बेसडर बनके दुनिया में उससे एक आर्थिक फायदा ले रहा है, तो राजस्थान में तो अपार संभावनाएं हैं कि उस टूरिज्म के सेक्टर को मजबूत कैसे किया जाए, सुविधाएं विकसित कैसे की जाएं, लेकिन जो जिस तरीके की चीज़ें लंबित हैं उनको तो पूरा किया जाए। उदाहरण के तौर पर जयपुर के लिए ही 325 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए दिए हैं, पर अभी भी वो राजस्थान सरकार की फाइलों में दफन है। इसी तरीके से डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग, ये कोई सियासी मांग नहीं, ये पूर्ति होती है तो पड़ोस के राज्यों से जिस तरीके से स्मगलिंग होती है वो बंद होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरकार को रेवेन्यू निश्चित रूप से मिलेगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हरियाणा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के लोग डीजल और पेट्रोल किस तरीके से खरीदते हैं, तो एक बड़ा वॉल्यूम ये बाहर उन प्रदेशों की रेवेन्यू के रूप में मिलता है। यदि वैट कम होगा पेट्रोल और डीजल पर, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू का वॉल्यूम बढ़ेगा और हमें उसका लाभ होगा। सभापति महोदय, अब युग बदल गया और वैज्ञानिक अनुसंधान और रिसर्च ये एक बड़ा क्षेत्र है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार का बजट प्रावधान यदि सुनेंगे तो आपको इस बात पर फिक्र होगी कि ये सरकार किस तरीके से दकियानुसी सोच से काम कर रही है।
कुछ नवाचारों की भी आवश्यकता है सभापति महोदय कि सरकार के लोक कल्याणकारी होने का इस समाज के लोगों को संदेश क्या जाए। पिछले दिनों चर्चाएं हुई कि राजस्थान में अंगदान को प्रोत्साहन मिला, 42 अंगदान हुए, लेकिन उसके बाद सरकार के पास में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव हुआ। यदि ऐसा होता है, जीवन भी बचता है और इसका पूरा संदेश पूरे देश में जाता है, ऐसी संभावना यहाँ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय कि इन तमाम बिंदुओं के आधार पर मुख्यमंत्री जी जवाब दें तो इन बातों का जिक्र जरूर करें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो पर्यटन के लिए भी संभावनाएं रखता है, लेकिन अभी केवल 30 किलोमीटर की परिधि में किसी भी राजकीय कॉलेज का नहीं होना ये सरकार के कामकाज की बानगी दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दूसरी दिव्या मदेरणा। हम नहीं कर रहे हैं। Sabapati Mहोदय, I am participating to speak in the favor of the finance bill. I would like to throw some light on the fiscal roadmap laid for 21-22 by the Honourable Finance Minister. The micro-fiscal position outlined is progressive, positive, and specially designed to boost and revive the economy of Rajasthan. Since we all know it was not